हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि टेररिज्म से टूरिज्म का सफर इंतहाई कठिन और सबर आजमा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अवाम की मदद से दहशतगर्दी को शिकस्त दी। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर गैर मौसर करना और अवाम का रियासत पर एतमाद बहाल करना था। 78 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां की। अमन और अमान की सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी हुई। आज खेल के मैदान आबाद हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर्स को मुकम्मल सिक्योर करना, मदारस रिफॉर्म्स, कबायली अजला का खैबर पख्तूनख्वा से इल्हाक और वहाँ पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया को इख्तियारात की मुंतकली भी रद्दुल फसाद ऑपरेशन के ही समरात। टेररिज्म से टूरिज्म का ये सफ़र इंतहाई कठिन और सबर आजमा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खेलों के मैदान आबाद है। राही में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज़ किया गया। इस ऑपरेशन की बुनियादी अहमियत जो इसे दीगर तमाम ऑपरेशन से मुमताज़ करती है, इसका दायरा कार बाय द सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड सोसाइटी एज अ होल। और इसी मुनासबत से हर पाकिस्तानी ना सिर्फ इस ऑपरेशन का हिस्सा है, बल्कि होल ऑफ नेशन अप्रोच के तहत हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है। 2017 में ये ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया? टाइमिंग्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो क्या हालात थे जिनके तहत इस ऑपरेशन का आगाज किया गया। ये ऑपरेशन टेररिस्ट्स और इंतहा पसंदी के खिलाफ ऐसे वक्त में शुरू किया गया जब दहशतगर्दों ने कबायली अजला में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भारी नुकसान उठाने के बाद पाकिस्तान के तूलो अर्ज में पनाह लेने की कोशिश की। दहशतगर्द उनके सहूलतकार शहरों, कस्बों, देहात, स्कूलों, मदारिस, इबादतगाहों, कारोबारी मराकज़, हत्ता के बच्चों और ख़वातीन को भी निशाना बनाकर ज़िंदगी को मफलूज करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़। ऐसे में ऐसे इन्वायरमेंट को सामने रखते हुए रद्दुल फसाद ऑपरेशन एक 2 pronged स्ट्रेटजी के तहत इसका आगाज़ किया गया, जिसमें एक prong काउंटर टेररिज्म डोमेन को देखता था और दूसरा काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। एज फार एज काउंटर टेररिज्म prong इज कंसर्न, उसके चंद बुनियादी कार्डिनल्स में एक तो बेस लाइन ये थी कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। इसके साथ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए वेस्टर्न जोन का मुकम्मल इस्तेहकाम और मुल्क भर में दहशतगर्दों की सपोर्ट बेस का खात्मा, ये चंद इम्पोर्टेंट कार्डिनल्स थे जो काउंटर टेररिज्म prong था। अगर काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म prong की बात करें तो ये बात वाज़ेह है कि an ideology can only be countered by a superior ideology, a superior argument, as we say. So, इस कॉन्टेक्स्ट में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, कबायली इलाकों की कौमी धारे में शमूलियत, तालीमी, मदरसा और पुलिस रिफॉर्म्स में हुकूमती काविशों में भरपूर मुआवनत के जरिए शिद्दत पसंदी के अवामिल पर काबू पाना शामिल था। इस ऑपरेशन के तफसीली जायजे में पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो ग्रैंड स्ट्रेटजी थी, अगर मैं उसका जिक्र करूं तो वो 4 अल्फाज पे मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इट वॉज क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफर। 78 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों और सरकर्दा दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया गया। दहशतगर्दों के दूसरी जानिब आपको बताएं कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ऐलान किया है
کہ रवा साल यौम पाकिस्तान पर भरपूर कौमी जोश जज्बे के साथ परेड का इनेकाद किया जाएगा। मुस्तकबिल में भी आवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पाएंगे। हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। कोरोना वबा के दौरान दानिशमंदी से चैलेंज पर काबू पाया, नए चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने के लिए इकदाम कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान के मुकम्मल अहदाफ हासिल करेंगे। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के पाकिस्तान के शहरियों बिलखसूस हमारे यूथ को इंतहा पसंदी पर मायल करने के अज़ाइम को नाकारा बनाया गया। इस हवाले से हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मेहदी शाह रिजवी और उनकी फैमिली का एतराफ़ और उनका बयान जो तमाम चैनल्स पे टेलीकास्ट हुआ वो एक वाज़ेह मिसाल है। इसी तरह ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान पाकिस्तान ने होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों को बेनकाब किया और ख़ास तौर पर दहशतगर्दों की मुआवनत और ट्रेनिंग के हवाले से नाकाबिल तरदीद सबूत दुनिया के सामने रखे। अगर हम इसी मद में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत और किए जाने इकदाम की बात करें, किए जाने वाले इकदाम की, तो डी रेडिकलाइजेशन भी एक अंडरटेकिंग थी। इस प्रोग्राम के तहत अब तक तकरीबन 5000 लोगों को मुआशरे में री इंटेग्रेट किया जा चुका है, जो कि शिद्दत पसंदी की तरफ माइल हो चुके थे। रद्दुल फसाद के दौरान ही पाकिस्तान में सिक्स्थ पॉपुलेशन सेंसस का भी इनेकाद हुआ। इस दौरान भी सिक्योरिटी फ्राहम करते हुए 7 जवानों ने जाम शहादत नोश की। अगर कराची की बात करें तो रद्दुल फसाद ऑपरेशन के नतीजे में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई। कराची जो कि पाकिस्तान की मुआशी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्राइम इंडेक्स में 2014 में दुनिया में 6 नंबर पर था। आज वो 106 नंबर पे आ चुका है और ये इस अंडरटेकिंग रद्दुल फसाद ऑपरेशन की कामयाबी का एक और मुंह बोलता सबूत है। अगर हम सोशो इकोनॉमिक मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें, ये हैं वो डिविडेंड्स जो इस ऑपरेशन की कामयाबी से हमें हासिल हुए। अमन व अमान में बेहतरी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में 31 बिलियन लागत से जायद 831 तरक्याती कामों का आगाज हो चुका है, जबकि बलूचिस्तान में सीपैक के अलावा हुकूमत पाकिस्तान के विजन बलूचिस्तान के तहत बड़े बड़े मनसूबों का आगाज हो चुका है। इसी के साथ साथ ग्वादर, नॉर्दर्न एरियाज, K2 दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। वो इलाके जो दहशतगर्दी का शिकार थे, अब वहाँ इक्तिसादी सरगर्मियाँ जारी हैं। अगर मैं बिल्कुल सामने की बात करूँ तो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह यौम पाकिस्तान 23 मार्च आ रहा है। इंशाल्लाह इस मरतबा यौम पाकिस्तान पर भरपूर कौमी जज्बे के साथ 23 मार्च की परेड का इनेकाद होगा इंशाअल्लाह ताला और मुसल्लह अफवाज उसमें भरपूर शिरकत करेंगी। अमन का ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ओपन वोटिंग सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा हैं। वजीर आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने राब्ता किया, जिसमें असम्बली के जारी इजलास, आइनी और कानूनी उमूर समेत सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत की गई। टेलीफोनिक गुफ्तगू में सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर भी बातचीत की गई। बाबर अवान का कहना था कि हलीम आदिल शेख पर कस्टोडियल चार्जेस किया गया था। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली से गैर इंसानी और वहशियाना सलूक किया गया। वजीर आज़म इमरान खान का गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को टेलीफोन हलीम आदिल शेख की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हलीम आदिल शेख के साथ नारवा सलूक का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। वजीर आज़म इमरान खान और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इमरान इस्माइल ने वजीर आज़म इमरान खान को सूरत हाल से आगाह किया। दूसरी जानिब हलीम आदिल शेख के साथ नारवा सलूक का नोटिस लेते हुए शेख रशीद का कहना था कि हलीम आदिल शेख एक मोअज़्ज़िज़ रुकन सिंध असम्बली हैं, अपोजिशन लीडर हैं। हलीम आदिल शेख के बुनियादी इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को तमाम ज़रूरी तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाए।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए आईजी सिंध मुश्ताक महर को हटाने का मुतालबा कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर इमरान इस्माइल का कहना था कि पुलिस को वार्निंग दे रहा हूं कि सिर्फ रियासत की मुलाजमत करें, जो विफाक के बस में है वो सब करने के लिए मजबूर ना किया जाए कि हम इंतहाई कदम उठा लें। आईजी सिंध मुश्ताक महर सियासी वाबस्तगी रखते हैं, पुलिस पर प्रेशर तो साफ नजर आ रहा है। सिंध पुलिस बिहेव कर रही है और वही गुंडागर्दी पुलिस की वर्दी में इस शहर कराची में की जा रही है। आईजी सिंध बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं, वो एक सियासी वाबस्तगी रखते हैं और अपने फराइज की अंजामदही में नाकाम नजर भी आते हैं और ना ही उनकी कोई इंटेंशन नजर आती है कि वो अपनी सिंध पुलिस की इज्जत को बचाते हुए और जिस खिदमत के जज्बे के लिए वो आए हैं वो कर पाए। ऑपोजिशन जमातों के साथ पुलिस का नारवा सलूक और उनका पार्टीजन होना साफ नजर आता है। हलीम आदिल शेख के केस में PS 88 में जो उसको उठाया गया, हम खामोश रहे कि वहां पर कहा गया कि जी यहाँ उनका आना बनता नहीं। चले मान ली बात, नहीं बनता आप बाहर निकाल दें। फिर थाने में ले जाकर उसके ऊपर 780A डाली गई और उसके बाद उसे लॉकअप में डाला गया। लॉकअप में डालने के बाद वहां से सांप का निकलना, जिसकी गवाही 3 पुलिस अफसरान दे चुके हैं, वहां पर उसके बाद तशद्दुद करना, फिर जेल कस्टडी में हलीम आदिल शेख के ऊपर तशद्दुद किया गया, जो अपोजिशन लीडर है, हमारे तमाम जमातों के मुत्तफिका अपोजिशन लीडर हैं। एक अपोजिशन लीडर का इस्तेकाक होता है, उसने कोई डाका नहीं डाला, कोई कत्ल नहीं किया, उसे जेल में डाला गया, दोबारा 780A लगाई गई। इधर आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि हलीम आदिल शेख FIR में नामजद मुलजिम है, पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तजा वहाब का कहना था कि कोई इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी करे तो क्या पुलिस खामोश रहे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के लिए हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं। गिलानी की बतौर PDM उम्मीदवार नामजदगी के ऐलान से हुकूमती हलकों में खलबली मच गई। मार्का सर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अशियाए खुरनोश आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब कौमी असम्बली से सेनेट का इंतखाब लड़ रहे हैं। हुकूमती हलकों में खलबली मच गई है और उन्हें अपने सफ़ों के अंदर अदम एतमाद और उनकी जो खलफशार है वो उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस वक्त उनके मुकाबले में जनाब हफीज शेख साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। हर हुकूमत में मुल्क की वजारत खजाना उनके हाथ में रही, मुल्क की मईशत उनके हाथ में रही। आज इस वक्त फिर एक वजारत खजाना का कलमदान उनके हाथ में है बहैसियत मुशीर के। ये एहसास सिर्फ आम आदमी को नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा पार्लियामेंटेरियन को होना चाहिए, जो दावा रखते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं। वो अवाम के एहसासात के नुमाइंदे होते हैं। आम आदमी आज इस वक्त 2-2.5 सालों से जिस कर्ब से गुजर रहा है और पाकिस्तान जिस तरीके से माशी इन्हितात का शिकार है, महंगाई है, आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं, गैस की कीमतें हैं, आटा है, चीनी है, घी है, सब चीजें महंगी से महंगी तर होती चली जा रही हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? दूसरी जानिब आपको बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि बज़ाहिर नजर आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है। एतमाद करने पर PDM का बेहद मशकूर हूँ। PDM ने मुझे टिकट दिया है, मैं PDM की तर्जुमानी करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुझे पहले भी मुत्तफिका वजीर आजम मुंतखब किया गया था, मैं वजीर आजम बना तो मुझे 264 वोट मिले थे। बेहद मशकूर हूँ तमाम PDM के जमातों का और उनके काबरीन का कि उन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे नेशनल असेंबली की सेनेट की सीट से मुझे उन्होंने टिकट दिया है और इंशाअल्लाह हम उनकी उमंगों की तर्जमानी करेंगे।
मैं पहले भी नेशनल असेंबली ने मुझे मुत्तफिका अनअपोज नहीं मुत्तफिका वज़ीर आज़म मुंतखब किया था। मैं उस वक्त भी मशकूर था, उस वक्त की अपोजिशन का भी मशकूर था कि उन्होंने मुझे एतमाद का वोट दिया था। इंशाअल्लाह आज भी हम अपनी कैंपेन शुरू की है, पॉजिटिव रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, और ये जो फतह होगी वो जमहूरी कुव्वतों की होगी। मगर आज मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि आज मैंने दरख्वास्त देकर जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी मैंने इज्जत करवा दी है। आज उनकी इज्जत वकार में जो इजाफा हुआ है वो मेरी वजह से हो रहा है कि मैं अगर इंतखाब में हिस्सा ना लेता तो वो किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। आज वो एमपी से भी मिल रहे हैं, वजीरों से भी मिल रहे हैं, एमएनए से भी मिल रहे हैं, सेनेटर से मिल रहे हैं, और यही उनका हक बनता है कि पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत होनी चाहिए क्योंकि दे रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहबाज गिल कहते हैं कि पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार की अहलियत का मयार सबसे बड़ा मुजरिम होना है। 2.5 साल से आम आदमी नहीं बल्कि मौलाना मुश्किल में हैं। मामले खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यूसुफ रजा गिलानी वही हैं जिन्हें मियां मफरूर ने सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवाया। आज पीडीएम की डूबती नाव को पार लगाने के लिए उसी नाअहल को आगे लाया गया। गिलानी साहब ने तुर खातून अव्वल का हार चोरी करके मुल्क को बदनाम किया, मगर पीडीएम की अहलियत पर पूरे उतरे। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजा याफ्ता और अभी भी तोशा खाना केस में मुलजिम हैं। गिलानी साहब करप्ट अलाउंस के सहूलतकार थे, आज मुश्तरका उम्मीदवार हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं कि पार्लियामेंट में अक़लियत होते हुए आसिफ अली जरदारी का गिलानी की कामयाबी का दावा खरीदो फरोख्त की आलूदा सियासत पर मोहर सब्त कर रहा है। सियासतदानों के बदनाम होने का सहरा दोनों जमातों के सर है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा कि पैसे की सियासत चल रही है, बोलियां लग रही हैं। इस तरह पीपल्स पार्टी जो नई पीपल्स पार्टी है, पोस्ट भुट्टोज पीपल्स पार्टी, उन्होंने इस बात का बयान दिया है कि यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीतेंगे। अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए वो आज ये दावा कर रही है, ये मैसेज कर रही है, क्योंकि उन्होंने खजानों के दहन खोल दिए हैं, बोरियां पहुंच रही हैं, बोलियां लग रही हैं, और यही एक वजह है जिसकी वजह से बदकिस्मती से जो हमारा निज़ाम है उसको आइन के लिबादे में उसको इस्तेमाल किया जाता है गलत तरीके से, और किसी ऐसी इम्प्रूवमेंट को उसके आगे बजाय इसके कि उसका हिस्सा बने उसमें ये रुकावट बनते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि जो ये करप्शन करते हैं वो आज के दिन इस किस्म की चीज़ों के लिए यही पैसे इस्तेमाल करते हैं। इनकी तारीख ही यही है, माजी के इलेक्शंस में भी। तो बजाय इसके कि एक पार्टी जो कि मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी बिलखुसूस, क्योंकि उसकी जमहूरियत में बड़ी जद्दोजहद है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक उन्होंने कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं, जानी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी उसूलों पे खड़े रहे हैं। लेकिन आज वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि आइन का खालिक था उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसमें जो इस मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको खातिर ख्वाह में न लाते हुए एक ऐसे मौक़िफ़ की मुखालिफत कर रहे हैं जो कि शफाफियत और एक ओपन तरीके से एक इलेक्शन को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है।
अमीर जमात इस्लामी सेंटर सराजुल हक का कहना है कि इलेक्शन में जो धुंध आती है उसका सबको इल्म है। फोक स्मोक और रोग का इलाज इस्लामी इनकलाब है, शहजादों शहजादियों की सियासत है। अवाम पैसे की बुनियाद पर इलेक्शन को सिलेक्शन समझते हैं। मंसूरा तरबियत गाह में खिताब करते हुए सेंटर सराजुल हक का कहना था कि मुल्क में महंगाई माफिया की वजह से है। हुकूमत में पुराने ट्रैक्टर के पुर्जे हैं जो इनकलाब और इस्लामी निज़ाम के लिए ठीक नहीं। मौजूदा हुकूमत तब्दीली के नाम से जो आई है, इन 1000 दिनों में पाकिस्तान में जिन चीज़ों का इजाफा हुआ है, पाकिस्तानी कौम पर कर्ज़ों का इजाफा और पाकिस्तान में अमराज का इजाफा, कर्ज़ का इजाफा हुआ है और मरज़ का इजाफा हुआ है। अब कर्ज़ों से निजात के लिए भी और बीमारियों और मरज़ से निजात के लिए भी मौजूदा निज़ाम का खात्मा ज़रूरी है। जितने वादे किए थे, कोई एक वादा भी इस हुकूमत ने पूरा नहीं किया। शहजादों की सियासत है और शहजादियों की सियासत है। इलेक्शन पैसे की बुनियाद पर एक सिलेक्शन लोग समझते हैं कि वोट की कोई कीमत नहीं है। असल चीज जिसके साथ ज्यादा दौलत हो वही जीतता है। इसलिए मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर से लेकर अंग्रेज के जाने तक और अंग्रेज के रुस्खती और उसके बाद आज तक एक ही क्लब के लोग तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है, चंद खानदान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। इनके शहजादे और शहजादियां आपस में मसनूई मुकाबले कर रहे हैं। अंदर से अमरीकी गुलामी पर एक है, मगरबी कल्चर पर एक है। अवाम को लूटना और लूट कर अपने बैंक बैलेंस में इजाफा करना, अपनी प्रॉपर्टीज में इजाफा करना, बंगलों में इजाफा करना और यहां से जमा करके बाहर के बैंकों में रखना और छुपाना और ईंधन 7 नस्लों और पुश्तों के लिए पैसा जमा करना, ये उनकी सियासत का महवर और मकसद है। नाजरीन, K2 पर लापता होने वाले पाकिस्तानी कोहे पैमा अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने अपने वालिद के साथ आखिरी दुश्वार तरीन रात की वीडियो जारी कर दी है। अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने वालिद के साथ गुजारी जाने वाली आखिरी रात की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोहे पैमा साजिद सदपारा और अली सदपारा टीम के हमरा बेस कैंप में मौजूद हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि बलोचिस्तान में खेलों के फरोग के लिए कोशिश है। हमारी कोशिश है आने वाले दिनों में बलोचिस्तान से खिलाड़ी कौमी टीम का हिस्सा बनेंगे। वज़ीर आला जाम कमाल ने कौमी टीम के साबिक कप्तान इंज़मामुल हक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गवादर स्टेडियम बहुत मशहूर हो रहा है। इससे भी ज़्यादा खुशी इंज़माम का हमारे कोयटा का दौरा है। बलोचिस्तान में खेलों के फरोग पर पहले नहीं सोचा गया। नहीं, ऐसा सेनेट को बहुत देन है और मैं कहता हूँ हमेशा जिस तरह क्रिकेट है, हर चीज के रिजल्ट का हमें इंतजार करना चाहिए। रिजल्ट जब आ जाएगा तो इंशाल्लाह इन सब चीजों के जवाबात भी आ जाएंगे। देखिए, कहने का मकसद है कि मैं ये नहीं कहता कि माजी में इसमें कोई नीयतों का फतूर रहा है, न करने की बात रही है। बलूचिस्तान के हवाले से जितना हमें एक्टिव एक हुकूमत को होना चाहिए वो सबसे बड़ी कामयाबी है। और मैं यहाँ पे खालिक हज़ारा साहब मौजूद हैं, यहाँ पे आप मीडिया गवाह हैं कि हम हर स्टेप पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉक्सर्स हो, मार्शल आर्ट्स के प्लेयर्स हो, स्क्वॉश टूर्नामेंट हो, क्रिकेट हो, फैसिलिटी हो, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि इसका फोकस सिर्फ एक ही बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वो बलूचिस्तान की यूथ है और उनके लिए हम जितने बड़े काम करें इस हवाले से उतना ही कम है। और ये एक पहला स्टेप है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, देखिए हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या बनती है, जो हम जब भी बलूचिस्तान के प्लेयर कहीं जाते हैं कि जी इनको वो एक्सपोजर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का नहीं है जो किसी और प्लेयर को है। नाजरीन, MQM को धचका, MQM के राउफ सदीकी सेनेट के लिए नाअहल करार।
नून लीग के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी हैं। जी हां, आपको बता रहे हैं कि उनके कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी हैं। दूसरी जानिब टेक्नोक्रेट सीट पर MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार डॉक्टर शहाब इमाम को अहल करार दे दिया गया है। रऊफ सिद्दीकी के वकील इलेक्शन ट्रिब्यूनल को मुतमईन ना कर सके। रिटर्निंग ऑफिसर ने एतराज आयद किया कि रऊफ सिद्दीकी की ग्रेजुएशन की तालीम 16 बरस की नहीं है। रऊफ सिद्दीकी ने BA कर रखा है लेकिन 2 साल वाली डिग्री है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर शहाब इमाम के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ तुफैल अहमद ने अपील दायर की थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से डॉक्टर शहाब इमाम के खिलाफ अपील मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि शहाब इमाम ने MBBS की डिग्री हासिल कर रखी है। डिग्री के मुताबिक डॉक्टर शहाब इमाम ने मुलाजमत नहीं की, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में PTI उम्मीदवार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सैफुल्लाह आबरू के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन में PTI रहनुमा सैफुल्लाह आबरू के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील की समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सैफुल्लाह आबरू ने कागजात नामजदगी में असासे छुपाए, उनके असासों में अचानक कई गुना इजाफा हुआ। रिटर्निंग ऑफिसर ने सुने बगैर ही सैफुल्लाह आबरू के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को कलअदम और सैफुल्लाह आबरू को सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया जाए। सेनेट इलेक्शन के लिए फैसल वावडा के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील की समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल वावडा और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। कादिर खान मंदोखेल की जानिब से रशीद ए रिजवी पेश हुए। फैसल वावडा ने अमरीकी शहरियत से मुतल्लिक हकाइक छुपाए, कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। कादिर खान मंदोखेल की दरख्वास्त में इस्तदा। परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। पंजाब हाउस के मुतलका अफसर कल रिकॉर्ड समेत जाती हैसियत में तलब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में परवेज रशीद के रिटर्निंग ऑफिसर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील की समाअत हुई। वकील परवेज रशीद ने मौक़िफ़ अपनाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। परवेज रशीद को पंजाब हाउस की जानिब से वाजिबात अदा करने के लिए फोटोकॉपी नोटिस जारी किए गए। वकील ने अदालत को बताया कि परवेज रशीद ने वाजिबात अदा करने की कोशिश की लेकिन वाजिबात वसूल नहीं किए गए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 9 मार्च तक मुलतवी कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने 2018 सेनेट इंतखाबात वीडियो स्कैंडल केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार मुर्तज़ा जावेद अब्बासी वकील के हमरा पेश हुए। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने इंक्वायरी और जिम्मेदारानों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि वीडियो में मौजूद लोग अरकान असम्बली हैं। वीडियो आने के बाद अरकान असम्बली खैबर पख्तूनख्वा को बुरा भला कहा जा रहा है। परवेज खटक और असद कैसर मामले में मुलविस थे। मामला हॉर्स ट्रेडिंग के दायरे में आता है। मेंबर इलेक्शन कमीशन अरशाद कैसर ने कहा कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में भी जिन लोगों ने वोट दिए उनके बारे में क्या ख्याल है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस बेंच की तश्कील का फैसला सुना दिया गया। जस्टिस फाइज ईसा नजरसानी केस की दरख्वास्तें चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइज ईसा केस पर नजरसानी की दरख्वास्तें निपटाते हुए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का फैसला किया है। अदालत ने कहा कि समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में महफूज शुदा फैसला 5-1 के तनासुब से सुनाया। अदालत ने महफूज शुदा मुख्तसर फैसले में तमाम दरख्वास्तें निपटाते हुए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि थरपाकर में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 221 पर ज़िम्नी इंतखाब के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह 1,03,502 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल PTI के निज़ामुद्दीन 50,553 वोट ही हासिल कर सके हैं।
कौमी असम्बली के हल्का NA 221 थरपाकर 1 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। पीपल्स पार्टी और PTI के उम्मीदवारों समेत 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली शाह कामयाब रहे और PTI के निज़ामुद्दीन दूसरे नंबर पर रहे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं NA 75 पर डाका डाला गया, नून लीग की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई। ये बदनसीबी है कि 73 साल में हमने कुछ नहीं सीखा। नून लीग ने NA 75 में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन में धांधली नहीं होने देनी, तुमने तहफ़्फ़ुज़ देना है इलेक्शन कमीशन के अफसरान को, उम्मीदवारों को, अवाम को। वो आज खुद मुंह छुपाते फिरते हैं। इसलिए हमारी डिमांड है कि जो मामला हो टेलीवाइज्ड हो, कानून इसकी इजाज़त देता है और अवाम देखें कि 19 फरवरी को NA 75 के में क्या हुआ और किस तरह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अवाम को उनके जमहूरी हक से महरूम करने की कोशिश की गई। ये बड़ी बदनसीबी है। हम आज इलेक्शन का फैसला तो हो चुका है, हम आज उन मुजरमों को, उस सोच को बेनकाब करना चाहते हैं जो पाकिस्तान में इलेक्शन की नफ़ी करती रही और आज भी नफ़ी करने की कोशिश की, और यही वो मामलात हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क और हर शोबे में ज़वाल पजीर है। ये बदनसीबी है। इस मुल्क का एक आइन है, उसको पढ़ लें वो क्या कहता है। आइन के अलावा जिन लोगों ने आइन बनाया था उनकी नीयत क्या थी उसको भी देखा जाता है आइन को बदलते हुए। तीसरी बात यह है, दुनिया का मुरवजा निज़ाम देख लें। दुनिया में कोई मुल्क है जहाँ पर इलेक्शन ओपन होते हैं? बड़ी सीधी